पे आपकी बढ़ के 30,000 से 60,000 हो गई, तो उस स्थिति में आपका जो 14% हिस्सा सरकार दे रही है, वो भी डबल हो जाएगा। वो हुँ। भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। उसी तरह से जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चल रही है, वहाँ पे 18.5% राज्य सरकारों को देना पड़ता है। उस स्थिति में राज्य सरकारें जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, फंड क्रंच से सफ़र कर रही हैं, हुँ, उनके लिए जो बढ़ोतरी होगी वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। तो हुँ, उस सिचुएशन में राज्य सरकारें इस चीज़ को, कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएँगी। हुँ। इसीलिए डिस्कशन सभी से किया जा रहा है और इसीलिए बात हो रही है कि एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं, वरना राज्य सरकारों पर जो एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, वो फिल करने के लिए अगर राज्य सरकारें वापस से डेट लेना शुरू कर देंगी, तो उनकी सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, वो और बुरी हो रजत जी, जाएगी। लेकिन देखिए आम जनता कब तक इंतजार करे? सरकार पर बोझ तो हमेशा ही होता है। आम जनता इसी बात से तो त्रस्त रहती है। क्यों रास बिहारी जी? बिल्कुल। देखिए, इसमें आम जनता से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, हाँ, उनका ही वेतनमान बढ़ेगा। आम बिल्कुल। जनता को तो कोई फायदा है नहीं। हुँ, तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पे कमीशन जो पहले सरकार बनाती थी, वो रद्द कर दिए गए हैं। अब नहीं बनते हैं। हुँ, दूसरी बात है कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति भी बहुत कम हो गई है। ज्यादातर जगह हम भी देख रहे हैं, दिल्ली में ज्यादातर केंद्रीय मंत्रालय के दफ्तरों में आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं। बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिया गया है। अगर आप ये देखेंगे तो रेलवे में भी बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिया गया है। तो कर्मचारियों की तो जहाँ बढ़ोतरी होनी चाहिए वहाँ संख्या कम हो रही है। बहुत सही। हुँ, और इसी कारण वो देर दे हम हमारे पास आदमी नहीं है, हम कैसे काम करेंगे, इस तरह की बातें आती है। इसी कारण ये काम प्राइवेट लोगों को भी दिया दिया जा रहा है। लेकिन उनके लिए कोई वेतनमान तय नहीं है। उनकी तो मर्जी है सरकार की, किसको कितना पैसा देना है, क्या नहीं देना। वो जो एजेंसियां उन्हें मुहैया कराती हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियां, उनकी मर्जी है। और उनकी तो तनख्वाह बहुत कम है। अगर हम केवल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, जो सिक्योरिटी गार्ड को किसी भी सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उनको अगर 18,000 रुपये पे किया जाता है, तो उनको तो मुश्किल से 12,000 रुपये मिलते हैं। तो उन्हें तो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। तो ये भी एक देखने की बात है, क्योंकि उनका कोई नुमाइंदा भी नहीं है। ये तो केवल जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो जो परमानेंट हैं, जो वेतनमान के वो जो वेतन आयोग के तहत आते हैं, उनको ही ये फैसिलिटी मिलेगी। बाकी को तो मिली नहीं है। हाँ, इतना जैसे मैं पहले कहा, इतना जितना जरूर है कि इसका राज्य सरकारों के कर्मचारियों पे भी असर पड़ेगा। इसका जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके भी कर्मचारियों पे असर पड़ेगा इसका। उनको भी वेतनमान में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा जो है, और सरकार ये बहाने नहीं ले सकती है कि चाहे विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे खाड़ी का युद्ध हुआ हो, चाहे मानसून की वजह से हुआ हो, चाहे लॉकडाउन की वजह से कुछ हुआ हो। अगर सरकार ये दावा कर रही है कि हम आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, तो देना पड़ेगा उनको। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन रजत जी, अभी देखिए अगर बात की जाए कर्मचारी यूनियन की मांग तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो जितने सालों से ये झेल रहे हैं। अब अगर तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, तो उससे कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा? कर्मचारी तो यही सोचेंगे ना कि हमारी लंबे समय की जो मांग है, और देखिए रास बिहारी जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया रेलवे को लेकर, जो उन्होंने बात कही बिल्कुल ठीक कही है। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत स्पीड से यहां पर रेलवे में ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो पहले से ही वो जूझ रहे थे संकट से, वित्तीय संकट से, और अब तो बिल्कुल हटा दिया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या टेक होगा? ऋषि जी, आप सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के नहीं, आप प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी देखिए। नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुई थी मिनिमम वेजेस को लेकर, उनको देखिए। ओवरऑल सिनेरियो में ही देखा जाए तो जो इनकम जितनी होनी चाहिए थी और जिस लेवल पर इन्फ्लेशन है, जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है, उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली इनकम नहीं बढ़ी है। ऐसी स्थिति में हर एक यूनियन की, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो किसी भी और कर्मचारी संगठन को बिलोंग करते हो, उनकी मांग डेफिनेटली होगी कि इस चीज को जितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है वो चाहिए। दूसरा जो एक पॉइंट आप भी कह रही हैं, पहले भी कहा गया कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ज्यादा बढ़ते हैं तो, और इसके अलावा ओवरऑल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनमें कमी आ रही है, तो उनके काम के बोझ में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल। साथ ही जिस लेवल पर ये एम्प्लॉइज काम करते हैं, अगर इनके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए, तो प्राइवेट सेक्टर में अभी भी उनकी सैलरी कहीं ज्यादा है। तो वो एक कंपैरिजन लाने की जरूरत है। और एक और चीज जो अभी पहले ही कहा गया कि आम आदमी को पे इम्पैक्ट इससे नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है।
अगर ये सैलरी बढ़ाई जाती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 1 करोड़ से, जैसे हमने देखा कि जो अभी एम्प्लॉइज हैं हाँ। वो और पेंशनर हैं वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं, और ये वो जमात है जो स्पेंड करती है। और अब ये मान लीजिए अगर ये आरटीसी लेकर जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो यही स्पेंड करते हैं, यहाँ लोगों को देते हैं, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, यही है जो नया प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये ओवरऑल जीडीपी के पहिए को चलाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के सिनेरियो में हो, मैन्युफैक्चरिंग के सिनेरियो में हो, या सर्विसेज के सिनेरियो में हो। तो इनकी इनकम बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि सरकारों के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने जितनी भी बातें की हैं उसके जी, बाद भी उनके पास फंड की कमी है, और बिल्कुल। ये उनको अभी इस समय खा रही है समस्या। हुँ।